नमस्कार, मैं अनुराग। अपराधी ठहराए जाने के बाद संसद में कैसे कोई लौट सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये सवाल किया है। क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने संबंधी दायर याचिका पर यह सवाल उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय सीमा में जवाब नहीं भी देते हैं तो मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। अपराधियों के चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें भी चाहे तो जवाब दाखिल कर सकती हैं। 4 मार्च को इस महत्वपूर्ण मामले पर अगली सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पहले दिए गए फैसलों से कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। सरकार और चुनाव आयोग को अपनी तरफ से भी प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। देश में कई सांसद और विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान ये सवाल किया था, जिसमें मांग की गई है कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। कोर्ट बोला, जनप्रतिनिधित्व कानून के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करने जा रहे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है और दोष सिद्धि बरकरार रखी जाती है तो लोग संसद और विधान मंडलों में कैसे वापस आ जाते हैं, इनका उन्हें जवाब देना होगा। इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है। वे कानूनों की पड़ताल करेंगे। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। पीठ ने आगे कहा कि हमें जनप्रतिनिधित्व कानून के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाया जाता है तो उसे व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन मंत्री बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 547 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें 5 साल या ज्यादा तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा देश के कई ऐसे विधायक हैं जिन पर केस होने के बाद भी विधायक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पूर्ण पीठ ने सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे पर फैसला सुनाया था, इसलिए खंडपीठ द्वारा मामले को फिर से खोलना अनुचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के विचार करने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट की न्याय मित्र के रूप में मदद कर रहे सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर दिए गए आदेशों और हाई कोर्ट की निगरानी के बावजूद सांसदों विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि अपराधियों के राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी के पदाधिकारी बनने पर भी रोक होनी चाहिए। 10 फरवरी 2025 को इस मामले को सुनते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राजनीति में अपराधियों के दखल को कम करने की जरूरत बताई थी। जजों ने कहा कि पहले दिए गए फैसलों से कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग को अपनी तरफ से भी प्रयास किए जाने चाहिए। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मामले की सुनवाई पर कहा था कि अगर आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है और अगर उसकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने के
अयोग्य है। शीर्ष अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के एर्नाकुलम संसदीय सीट पर सरिता एस नायर का नामांकन पत्र निरस्त करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनाए गए फैसलों में यह टिप्पणी की थी। न्यायालय ने सरिता नायर की अपील खारिज कर दी। निर्वाचन अधिकारी ने केरल में सौर घोटाले से संबंधित आपराधिक मामले में नायर को दोषी ठहराए जाने और उसे सजा होने के तथ्य के मद्देनजर उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया था। इस सीट पर कांग्रेस के हिबी एडेन विजयी हुए थे। नायर ने वायनाड संसदीय सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दाखिल नामांकन पत्र इसी आधार पर निरस्त किए जाने को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। यह अपील 2 नवंबर को न्यायालय ने खारिज कर दी थी। उस समय मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, ए.एस. बोपन्ना और बी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने नायर की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि उसका नामांकन पत्र निरस्त करना गलत था, क्योंकि उसकी 3 साल की सजा को अपीली अदालत ने निलंबित कर दिया था। पीठ ने कहा कि सजा के अमल का निलंबन दोष सिद्धि की स्थिति नहीं बदलता है और इसलिए ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य ही रहेगा। यह जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के साथ साथ पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रकाशित होनी चाहिए। इससे उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 सप्ताह में कम से कम पहले जो भी हो अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में राजनीतिक दलों को 72 घंटे के भीतर भारत के चुनाव आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, अन्यथा उन पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही का खतरा रहेगा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की सदस्यता वाली खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में देश के राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य में अतिक्रमण कर रहे अपराधियों की बेरोक बढ़ोतरी पर न्यायालय की चिंता व्यक्त की गई है, जो अक्सर रेप और हत्या जैसे जघन्य आरोपों का सामना करते हैं। किसी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी विस्तृत होनी चाहिए तथा इसमें उसके अपराधों की प्रकृति, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप, संबंधित अदालत की संख्या आदि भी शामिल होनी चाहिए। किसी राजनीतिक दल को अपनी प्रकाशित सामग्री के माध्यम से जनता को यह बताना चाहिए कि किसी आपराधिक मामले के आरोपी उम्मीदवार की योग्यता या उपलब्धियों या योग्यता ने जनता को इतना प्रभावित किया है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के दाग को दूर किया जा सके। किसी भी पार्टी को मतदाता को यह कारण बताना होगा कि उम्मीदवार की केवल चुनाव में जीतने की क्षमता के आधार पर उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का निर्णय नहीं लिया गया है। न्यायमूर्ति नरीमन ने लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 4 आम चुनावों में राजनीति में अपराधियों की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हुई है। 2004 में 24% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। 2009 में यह बढ़कर 30% हो गया, 2014 में 34% हो गया और 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 को एक मामले की सुनवाई में अपने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि जो क्रिमिनल केस एमएलए और एमपी के खिलाफ पेंडिंग है, उन मामलों में हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर केस वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमएलए और एमपी के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस जिस भी स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, अगले आदेश तक जज सुनते रहेंगे। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह इस बात की जानकारी शीर्ष अदालत को उपलब्ध कराए कि स्पेशल कोर्ट ने किन मामलों का निपटारा किया है और कितने मामले स्टेज में हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि एमएलए और एमपी के खिलाफ पेंडिंग केसों की सुनवाई फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्यपाल सरकार को केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है। इसके गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है इस मामले में हमें निर्देश देने की जरूरत है और कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा था कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर एमएलए और एमपी के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। स्पेशल कोर्ट के जज तब तक उस पद पर रहेंगे जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं होता और मामले की सुनवाई कर निपटारा
करेंगे। इस दौरान जज रिटायर होते हैं तो अलग बात है। अगर ट्रांसफर की जरूरत हुई तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। कानूनी तौर पर अपराधी घोषित जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका, सदस्य, सांसद अथवा विधायक हत्या, रेप, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं उसे 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपर्युक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका, सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालांकि धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया था। 2002 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2013 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नकारात्मक मतदान को मतदाता के संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और सरकार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ 2014 मामले में विधि आयोग द्वारा अपनी 244वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आरोप तय होने के 1 वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध मुकदमे समाप्त कर दिए जाएं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के आरोपी राजनेताओं के खिलाफ समयबद्ध सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया था। 2011 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हैं। वर्ष 2002 से लेकर अब तक न्यायालय ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए 5 बड़े फैसले सुनाए हैं। फिर भी राजनीति में अपराधों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि कानून बनाना न्यायपालिका का काम नहीं है, संसद को राजनीति को मुक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर संसद ऐसा नहीं करती है तो संभावित अपराधियों को चुनाव मैदान से बाहर रखने के 2 तरीके हैं। राजनीतिक दल जघन्य अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों को टिकट न देने का विकल्प चुन सकते हैं और मतदाता चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को खारिज कर देते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला भले ही अभी आना बाकी हो, लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ कानूनविदों का भी मानना है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए इस संबंध में कोई समुचित ठोस प्रयास तो करने ही चाहिए। अपराधी करार दिए जा चुके जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना राजनीति के निरपराधीकरण में सहायक होगा। यह फैसला राजनीति में अपराधियों की बेरोक बढ़ोतरी पर अदालत की चिंता का नतीजा है। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में आने वाले फैसले से राजनीति किस करवट बैठेगी ये आने वाले दिनों में कई नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। नमस्कार, मैं अनुराग।